हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित गोयल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे साथ आज हैं मिस्टर निखिल दुबे, जो को-फाउंडर हैं बेसमेंट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के। और लास्ट टाइम भी सर के साथ कोई एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था एक टॉपिक पर। और फिर से आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बार सर से फिर से मुलाकात करने का मौका मिला है। और सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत-बहुत। धन्यवाद। और लास्ट टाइम सर हमने बात की थी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स टॉपिक पे भी हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे कोई एक ऐसा पर्सन मिले जो मुझे एक्सप्लेन करे कि म्यूचुअल फंड्स में कितने रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि अभी पीछे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई थी, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने देखा था कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने म्यूचुअल फंड को स्कैम बताया, कुछ ने या उसका एक हॉट टॉपिक बना दिया कि म्यूचुअल फंड कुछ स्कैम या फिर म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है, ऐसे करके। बट क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपना खुद का भी करता आया हूँ, तो मुझे कभी ऐसा डाउट आया नहीं। बट मुझे ये पूरा डिटेल में जानना है आपसे कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं और क्या म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में कुछ चीज़ें हाइड हो सकती हैं। सो ये कैसे रेगुलेट होता है, तो ये मुझे आपसे जानना है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया आपका रोहित जी। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका दोबारा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। एंड मेजर जो अभी आपने बोला कि एक ना पीछे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ इस तरीके के वीडियोस वायरल हुए थे जिनके कि भाई म्यूचुअल फंड एक स्कैम है। करेक्ट। सर देखो, आपको अपना वीडियो वायरल करना है, आपने खुद बोला कि भाई उनको अपना वीडियो वायरल हुए थे। वायरल कैसे होंगे जब आप ऐसी कोई कंट्रोवर्सी मार्केट में लेके आओगे। अब क्या आप सोच सकते हैं, आपको मतलब अगर आप देखें तो उनका जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके प्रोफाइल्स क्या हैं? आर दे एडवाइजर्स? आई डोंट थिंक सो। आर दे स्टॉक मार्केट एनालिस्ट? आई डोंट थिंक सो ना। तो ठीक है, उनका काम है भाई ऐसे ऐसी चीज़ों को लेके आना जिससे कि उनके वीडियोस वायरल हो जाए। और रही बात सर स्कैम की या रिस्क की, देखो सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वैसे भी आपको पता है नीचे डिस्क्लेमर हमेशा आता है, इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट बाय यू लेब बाय डायरेक्ट इक्विटी और थ्रू म्यूचुअल फंड और अदर थिंग, सो डेफिनेटली रिस्क तो सर रहेगा। वो मार्केट का रिस्क है। तो मार्केट ने तो आपसे कभी नहीं कहा या कोई चीज़ छुपाई नहीं। मार्केट तो मतलब आप खुद जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा रेगुलेटेड है। हमारे जो अथॉरिटी है, जो सेबी है, आप देखिए डे बाय डे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वो खुद लेकर आ रहे हैं जिससे कि एक रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके से उसको सेफ गार्ड किया जा सके। ओके। अभी पीछे आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने पूरा डेटा दिया कि 93% लोगों को लॉस हुआ है ट्रेडिंग में, क्योंकि उन मतलब वो रिटेलर थे। रिटेलर्स ने भाई इस तरीके की पोजीशंस ली जो हाई रिस्क थी, लाइक नो डेरिवेटिव्स में या अदर। तो वो सब चीज़ों को अवेयर कर रहे हैं। आ जाते हैं म्यूचुअल फंड पे सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट तो है। सर अब आपको सोचिए, एक तरफ आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, रिस्क थोड़ा आपके लिए बढ़ जाता है। हर आदमी का अपना एक काम है, तो वो अपने कोर जॉब करेगा या स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करने बैठेगा। तो या तो वो किसी एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या पीएमएस के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो उनको वहाँ पे हेल्प मिल जाती है एडवाइजर की। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको पता है एक फंड मैनेजर होता है, पूरी एएमसी है। एएमसी हर एक स्कीम को पहले ही डिफाइन करके देती है। अच्छा। मतलब आपने बोला जैसे कि आपने कितने बार म्यूचुअल फंड भाई आप कितने टाइम से कर रहे हैं। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक होराइजन होता है कि भाई मैं एक इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मुझे मतलब किस चीज़ के लिए, भाई मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा एक पर्टिकुलर गोल है। ठीक है। है ना। मेरा एक 10 साल के बाद का गोल है, मुझे 20 साल, या मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और मेरे पास 20 ईयर्स है, 25 ईयर्स है, 15 ईयर्स है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है, उस हिसाब से आप फंड चूज करते हैं, स्कीम चूज करते हैं। कैसे करते हैं? एज पर माई रिस्क कैपिटल। रिस्क एपिटाइट हो गया, प्लस कि छोटे टर्म में पैसा चाहिए। हाँ, तो मैं ज़्यादा बस रिस्की फंड में नहीं जाऊंगा, स्कीम में नहीं जाऊंगा। गोल ओरिएंटेड हो गया। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, जब आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम सामने बता रही है कि ये बैलेंस फंड है, अच्छा। इसमें 60% इक्विटी है, 40% डेट है, या 50-50 है, या 70-30 है, या जो भी उनको जिस तरीके का उन्होंने रेशियो बना रखा है। ठीक है। तो वो आपके सामने फैक्ट शीट में अवेलेबल होता है। अच्छा। आप
कहते हैं कि नहीं ठीक है भाई, मैं 5 साल है इससे 5 साल 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर सपोज करिए ठीक है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई सजेशन नहीं है, बट आपके एडवाइजर ने अगर मान लीजिए कहा कि ठीक है आप लार्ज कैप फंड में, किसी लार्ज कैप फंड की स्कीम में चले जाइए, तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड की जो आपको अच्छा स्कीम लग रही है, आपने लार्ज कैप फंड लिया, तो लार्ज कैप में आपको पता है स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ रहती है। इतनी तेजी से मार्केट अगर गिरता भी है तो बहुत तेजी से, उनमें इस तरीके का डाउनफॉल नहीं आता है ना, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ मिल जाती है ओवर द 5 ईयर ऑफ टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो इस स्पैन में ज़्यादातर टाइम आपको प्रॉफिट मिला ही है। करेक्ट। तो आप उससे थोड़ा एबव जाते हैं, आपको थोड़ा और रिस्क लेना है, आप लार्ज एंड मिड कैप स्कीम में जा सकते हैं, जिसमें एक पोर्शन लार्ज कैप का भी है, एक पोर्शन मिड कैप कंपनीज का भी है। तो जब हर चीज़ आपके सामने, एएमसी जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब वो उनके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें आपको रिटन में दे रहा है कि इसके कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, कितने टाइम के हिसाब से, किस तरीके से भाई आप इसको, उनका मतलब एक फंड मैनेजर का हॉराइजन क्या है, वो किस थीम पे लेके आए हैं ये फंड। तो निखिल जी, जैसे आपने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया, तो जैसे ये आपका कहना ये है कि ये हाईली रेगुलेटेड चीज है, हाईली सर, हाईली रेगुलेटेड, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तो देखो सर, डरने का, देखो सर, डरने वाली बात क्या होती है, डरने का पर्पस आप किस हिसाब से डर रहे हैं। हाँ, मतलब अब मैं अगर मान लीजिए कि मेरे को अगर नॉलेज नहीं है और मुझे डर लग रहा है, तो मैं कैसे अपना डर दूर करूं इन्वेस्टमेंट? डर किस तरीके का? देखिए डर मेरा बहुत पैसा ना तरीके, खो जाए, सबसे पहला पैसा ना चला जाए, जीरो ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, ये सबसे ना, पहला डर हाँ, तो ये। तो भाई देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप समझिए, आपने कहा जीरो ना हो जाए, जीरो कैसे हो जाएगा? 100% लिक्विड मार्केट है। अगर आपको, देखो आपने जो पैसा दिया, ठीक है, कोई भी अमाउंट, एक अमाउंट आप पकड़ लीजिए, सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाला, लार्ज कैप स्कीम में डाला, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक लार्ज कैप स्कीम में आपने 1 लाख रुपए एक फंड मैनेजर को दिया, ठीक है, मतलब थ्रू इन्वेस्टमेंट, कि भाई ये मेरा इस स्कीम में मैनेज होगा। करेक्ट। अब आपने खुद से देखा होगा कि जब आपका वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है, तो वो कितने सारे स्टॉक्स में डिवाइड हो जाता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स, मोर देन 50-60 स्टॉक्स है उसमें, ठीक है। टॉप 10 की तो आपको होल्डिंग सामने ही दिखती है, अगर आप किसी साइट पे, म्यूचुअल फंड साइट पे जाके देखेंगे, ये डेटा अवेलेबल होता है सारा कि भाई सर कभी भी सिंपल सर गूगल पे लिखिए, जो जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है उस स्कीम का नाम टाइप करिए, आपके सामने वो सब, आपके सामने कई सारी म्यूचुअल फंड साइट्स आ जाएंगी। जैसे सबसे जो फेमस साइट है आपको पता ही है, मनी कंट्रोल, उस पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको टॉप 10 होल्डिंग दिखेंगी, उसके नीचे एक जगह पे आपको और क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक होता है, तो डिटेल्ड पोर्टफोलियो मिल जाएगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना पोर्शन किस में लगाया है। अच्छा, तो वहां पे क्या है कि आप एक तरफ जा रहे हैं कि भाई मैं 1 लाख रुपए डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया, जहां पे कि आप कहते हैं भाई मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, करेक्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ XYZ, आपने कोई एक स्टॉक ले लिया, वो कंपनी की आपको नहीं पता था कि कंपनी कैसी है, आपको किसी ने सलाह दी हो, आपके किसी मित्र ने बोला हो, और मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कंपनी जो है वो तगड़े लॉस में चली जाती है, तो मैं ये मान सकता हूँ चलो कि ठीक है भाई, वो जैसे कुछ कंपनियां, पीछे इतने सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कोई किसी स्कैम में फंस गई, जैसे एक पिनकन करके एक कंपनी थी जो लिकर्स में थी, उनके संग एक स्कैम हो गया, अच्छा खासा स्टॉक चलता होगा, ठीक है, वहां पे हो गया, बट आपने क्या उसके बारे में पढ़ा? या एक दिन में तो नहीं हो गया, करेक्ट, निकलने का समय आपके पास तब भी था, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से भी था, आप अगले दिन निकल सकते थे, आप थोड़ा लॉस बुक हो रहा है ना, कर लीजिए, बट आपके इस 1 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर ने नंबर ऑफ स्टॉक्स में लगा रखा है। फिर आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, जो रिस्क आप ले रहे हैं, जिस हिसाब से, जो आपकी एज है, एज के हिसाब से रिस्क आ जाता है कि कितनी एज पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं। तो उस हिसाब से, जैसे अपनी बात हुई, एग्जाम्पल हमने लिया कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, तो वह लार्ज कैप स्कीम में किया, तो आप सोचिए ना कितने सारे, मतलब मैं हमको नगर टॉप निफ्टी के टॉप 50 शेयर्स का ही नाम लूंगा, ये भी रिलायंस, का पार्ट हो गया कि भाई अगर मुझे म्यूचुअल फंड में भी जाना है, तो मुझे सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब इतनी सारी स्कीम्स में, तो मेरे लिए वो कौन सी स्कीम होगी जो मेरे उस फाइनेंशियल गोल को पूरा कर दे। तो रोहित जी, अब देखिए एक बात बहुत सिंपल है, अगर आपको फैसिलिटी चाहिए, ठीक है,
आपको सर्विस अच्छी चाहिए, ठीक है, आपको ऐसा है कि जब आप किसी चीज़ के नॉलेज नहीं रखते हैं और उसमें आपको बेटर चूज करना है, तो आपको सर सलाह लेनी पड़ेगी। ओके। आप बात समझिए। होता क्या है आजकल, जो थोड़ा सा ट्रेंड ना चेंज हो रहा है, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। नॉट पॉसिबल सर, आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो अगर वहां पे आपके पास एडवाइजर्स अवेलेबल हैं, आप एडवाइजर से बात करिए, दे विल सजेस्ट यू ना। देखो सर, वो क्वालिफाइड हैं उसमें, वो मार्केट में बैठे हैं, वो उसमें टाइम गुजार रहे हैं, उनको कुछ जो भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए, किस एज के अकॉर्डिंग, कितने टाइम फ्रेम में, किस तरीके की स्कीम में जाना, सर वो बता तो रहे हैं आपको। अब उसकी अगर कोई सर्विस कॉस्ट छोटी मोटी लेता है तो आई डोंट थिंक कि वो देने में, आप सोचो ना, पता लगा आपने, मतलब मैं इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है, और मैं अपने आप से वो काम दूसरा करने निकल गया, तो मेरा रिस्क कितना बढ़ गया। 100% ही मानूंगा मैं तो। मतलब सर, मैं गया था कि मैं 2 रुपए किसी की सर्विस कॉस्ट बचा लूंगा, मैं मतलब 50-50 हम कह सकते हैं। मतलब, और मैं पता लगा वहां 10, मार्केट ने पता लगा 25% का रिटर्न दिया सपोज करो, और मेरे पोर्टफोलियो 15 का आया, मैं 10 से तो वंचित रह गया ना। करेक्ट। उतनी छोटी सी फीस बचाने के चक्कर में मैंने रिटर्न खो दिया। मैं कह रहा हूँ चलो मेरा एडवाइजर भी इतना काबिल नहीं है कि वो पूरा 25 दिला देता, लेकिन मेरे से तो अच्छा दिलाता। करेक्ट। तो अगर मैं छोटी मोटी सर्विस कॉस्ट आप बचाने जाओगे तो आप अपने रिस्क को और ज़्यादा इंक्रीज ही कर रहे हो, और उसमें कहीं और को, मुझे और कुछ नहीं समझ में आता है। आप अपना जो कोर वर्क आपका जॉब है, आप डॉक्टर हैं तो आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस करिए, आप इंजीनियर हैं, डू योर वर्क नो एंड लेट देम वर्क। एंड ठीक है, ये वाला मेरा बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो था ये क्लियर हो गया कि मेरे डाउट कि मेरा पैसा जीरो हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। सेकेंडली एक और डर है, अब वो डर थोड़ा थोड़ा करके और बाहर आ रहा है। तो दूसरा डर ये है कि जैसे सुनने में कई बार आता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी कर भाग गई, तो मतलब ये वर्डिंग्स जो लोग यूज करते हैं। हाँ, कहने में क्या जाता है, कहने में तो आप कुछ भी कह दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। कल को मतलब मान लीजिए आपने कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम मुझे बताई, कल को कंपनी भाग गई तो मैं क्या करूंगा, तो क्या मतलब ये कैसे, फिर इसका फैसिलेशन कैसे होता है, और क्या इसके सर कुछ नहीं होता है, सिंपल सा है, गाइडलाइंस पढ़िए, नहीं पढ़िए तो समझिए, किसी से जिसको पता है उनसे समझिए। बहुत सिंपल है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एएमसी की किसी भी स्कीम में, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, लाइक मैं अगर 2-4 नाम लेता हूं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं स्पेसिफिक एक लेता तो भले ही HDFC म्यूचुअल फंड है, HDFC AMC हो गई, SBI हो गई, ICICI हो गई, क्वांट हो गया, DSP हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। पहली बात तो कि वो ऐसे कैसे, मुझे तो सर थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट है। पहली चीज़ कि इस वजह से कि उन्हें नुकसान हो गया, बर्बाद हो गए और वो भाग गए, ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे ये हो सकता है, जैसे एक कंपनी थी फिडेलिटी करके, ठीक है, फिडेलिटी म्यूचुअल फंड, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो उनका जो बिजनेस था म्यूचुअल फंड का, वो उन्होंने वाइंड अप किया। और वाइंड अप किया तो क्या हुआ कि इंडिया में एक रूल है, ठीक है, जो हमारी रेगुलेटरी है, उन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर आप इस बिजनेस से, ठीक है, आप ये बिजनेस नहीं करना चाहते, वट एवर द रीजन, करेक्ट, ठीक है, तो आपकी वजह से इन्वेस्टर के पैसे पे आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे, एज इट इज उठा के वो पूरा का पूरा बिजनेस आप सेम सेक्टर की किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, बेच देंगे, ओके, बेच दें या जैसे भी वो जो भी ट्रांजैक्शन है, तो वो वहां ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनको लगता है कि मुझे अब ये काम नहीं करना, ठीक है, जो भी रीजन है, मान लीजिए कोई जैसे फिडेलिटी मैंने बोला बाहर की कंपनी थी, ठीक है, अब उनको कोई भी रेगुलेटरी इशू आया हो या जो भी हुआ हो, तो अब उन्होंने अगर अपना बिजनेस जो है वो उन्हें म्यूचुअल फंड की सर्विस यहाँ नहीं देनी थी, तो उन्होंने अपना जो म्यूचुअल फंड पूरा है, जितना भी फंड था, वो पूरा का पूरा बिजनेस उन्होंने किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, जो कि म्यूचुअल फंड सेक्टर में ही ऑलरेडी सर्व कर रही है।
तो इससे इन्वेस्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं, कहाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ की जगह वहाँ मैनेज होने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको, जैसे कि अभी पीछे एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में आपने काफी सुना होगा। काफी सारी कंपनीज है। एक कंपनी वो करती थी अपोलो म्यूनिक, ठीक है। अपोलो म्यूनिक ने क्या किया, अब कंपनी तो आज भी है अपोलो हॉस्पिटल से, और मतलब पूरा ग्रुप है इतना बड़ा, ठीक है भाई। उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस था, जो भी रीजन रहा हो, आई डोंट नो द रीजन, बट उन्होंने अपना वो बिजनेस जो था, उनको था कि नहीं ठीक है मुझे नहीं करना, जो भी रीजन की वजह से, तो उन्होंने वो पूरा का पूरा अपना बिजनेस HDFC ERGO को ट्रांसफर कर दिया। पॉलिसीज एज इट इज वहाँ चल रही हैं एज इट इज, क्योंकि मैं तो ये इसलिए बता रहा हूँ, मेरा खुद का था उसमें, तो ना तो मेरा फोलियो नंबर, सॉरी पॉलिसी नंबर चेंज हुआ, ठीक है, ना ही मेरी कोई क्या कहते हैं फैसिलिटी जो मुझे मिली थी उसमें फीचर्स थे वो कोई चेंज हुए, तो मेरा तो कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ ना, और ना ही मेरा प्रीमियम बढ़ा ना कुछ हुआ। तो आपकी कोई भी सर्विसेज हैम्पर नहीं करेंगी, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ओके हाँ, पोर्टफोलियो सेम रहेगा, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, बस ये है कि ठीक है वो एक नाम बदल गया एंटिटी का, तो ठीक है। ओके ठीक है, तो मेरा दूसरा डर भी आपने दूर कर दिया कि वे म्यूचुअल फंड कंपनी भाग जाएगी तो कल को क्या होगा, क्यों वो भाग जाएगी। ठीक है, देखो सर, अभी हमने जैसे बहुत सारी वीडियोस जिसकी मैं बात कर रहा था पीछे हमने देखी भी है, तो उसमें लोगों ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया हमारे म्यूचुअल फंड के बारे में या इक्विटीज़ के बारे में, कुछ लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं, बट कुछ लोग तो उसको इतना नेगेटिव ले जाते हैं कि एक बंदे के लिए इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो ऑनलाइन वीडियोस देख ले तो। सर देखो, एक तो व्यक्ति पहले ही कंफ्यूज कि उसको पैसे ही विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपना पैसा किसी के सुपुर्द कैसे कर दूं, करेक्ट। उसी पे कुछ लोग अपना एक वीडियो वायरल करने के लिए देखो सर, एक वो कुछ भी चला देते हैं, तो वो व्यक्ति और कंफ्यूज। और एक सिंपल सी बात समझना सकते हो, एक चीज है जो कि सबको नॉर्मली पता है, ठीक है, बहुत फेमस है, आपने देखा होगा ज्यादातर कंट्रोवर्सी हमेशा उसके अगेंस्ट में होती है जो ज्यादा फेमस होता है, करेक्ट, ठीक है। बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में उठा लीजिए, कुछ भी डाल दो, फट से आप देखेंगे उसके व्यूज बढ़ गए। ठीक है तो है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, कोई क्लेम नहीं कर रहा, कोई आपसे नहीं कह रहा, बाकी अथॉरिटी जानते हो सर, रेगुलेटरी अपनी जगह है, रेगुलेटरी विल सी कि उस पर क्या करना है। बट मैं खुद 24 साल से मार्केट में हूँ, ठीक है, आज इस मार्केट में रहने की बदौलत आज यहाँ बैठा हूँ, मेरा खुद का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सर है, म्यूचुअल फंड में भी है, डायरेक्ट इक्विटी में भी है, आपका खुद का है। तो अब देखो सर, चीजें ना जब तक हम किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम लोग आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ठीक है आपके व्यूअर्स के पास ये चीजें पहुंचे, कि नहीं सही चीज पहुंचे ना, ये गलत नैरेटिव कोई बना के कुछ डाल दी, जस्ट उनको सर क्या चाहिए, उनको व्यूज हो उनका, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते सर। ठीक है, तो निखिल जी तीसरा क्वेश्चन अब मेरा यह था कि दो बड़े डर मेरे दूर हो गए, तो अब मुझे थोड़ा सा अब ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सपोज करिए कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसा छोटा भी होता है। तो जैसे एक नॉर्मल अभी हम एवरेज की बात कर लेते हैं, तो लेट्स से मैं चलो अपनी ही बात कर लेता हूँ कि मेरे पास एक सर्टेन सैलरी आती है, और सर्टेन सैलरी में से मैं कुछ हिस्सा बचा के अपना कहीं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें से SIP एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स में जो हम करते हैं। तो मेरे को जैसे लगता है कि मुझे गोल्ड में भी जाना है, कई बार मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ा सिल्वर में भी चला जाऊं, या मुझे लगता है मैं बॉन्ड में भी या FDs में भी इन्वेस्टमेंट कर लूं। तो क्या म्यूचुअल फंड के पास ये फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल कि वो एक ही जगह या कुछ ऐसी स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसमें मुझे एक ही जगह सब मिल जाए, ताकि मुझे अलग अलग जगहों पे ना जाना पड़े? सर बहुत सिंपल है सर, पीछे मैंने एक आध बार अपने वीडियोस में बताया भी है, मार्केट में वही 4 तरीके के एसेट क्लास होते हैं, ठीक है। आपको इन्वेस्ट करना है, आप इंडिविजुअल एसेट क्लास चूज कर सकते हैं, कॉम्बो चूज कर सकते हैं, मिक्स चूज कर सकते हैं, जैसे अब ये सब मिलेंगे कहाँ? वही मुझे अभी आपने जैसे स्टार्ट किया जहाँ से कि आपकी एक छोटी सैलरी है, ये आपने बोला, ठीक है, तो अब आपकी एक छोटी सैलरी है, वहां से अब आपको लगता है कि नहीं यार प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी तेजी है, या देखा है फला व्यक्ति था, उसने एक प्रॉपर्टी बाय करी और उसके बाद तो फिर दूसरी, फिर आज उसका 4 है, ये देखते चले आए, होता है। गोल्ड की चमक सबको दिख रही है ना, तो ठीक है, पर एक छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी खरीदने के लिए हमें एक बड़े पैसे की जरूरत होती है। करेक्ट। वो बड़ा पैसा हमारे पास नहीं है। वो तो मैं लोन पे भी ले सकता हूँ। तो हम लोन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट वो लोन लेके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं वो पहले आप वो सोचिए। वैसे भी अगर आप लोन लेने जाएंगे और ये कहेंगे कि ये पैसा मुझे इन्वेस्ट करना वैसे नहीं मिलेगा, बेसिक्स ही रॉन्ग हो गए। तो
मेन बात यह है कि आपको पता लगा किसी एक एसेट क्लास से रिटर्न आना है 10% का, 8.5% से आपने लोन ले लिया जो आज का रेट है, तो आप कर क्या रहे हो? सर देखो ऐसे नहीं होता है। मेजर बात यह है कि मुझे प्रॉपर्टी अच्छी लगता है कि भाई देखो किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और उसने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। हम लोग हमेशा किस चीज़ के पीछे भागते हैं, या हम एज एन ह्यूमन बीइंग उसने कमा लिया मुझे भी कम, हमें तो हम सबको चाहिए, और सबको क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, यही चाहिए ना। और उसके लिए सर देखो पैसा भी चाहिए, अगर आप हर तरीके के एसेट क्लास में जाना चाहते हैं तो उससे बेटर देखो सर क्या है, वही चीज़ जैसे आप स्टॉक मार्केट में जाते पैसा डालते डायरेक्टली, तो आप कितने कम कंपनियों के शेयर खरीद पाते। वही आपने एक 5,000 रुपए की भी SIP करी और पता लगा 60 कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट हो गया आपका किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो सेम चीज़, इतने स्कीम्स अवेलेबल हैं, एसेट एलोकेशन स्कीम्स अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड में, आप उन स्कीम्स को जाके देखिए, उनमें आपको सब मिल जाएगा। आप देखेंगे तो कुछ स्कीम तो आपको ऐसी ही मिल जाएंगी जिसमें वो सभी में इन्वेस्ट करते हैं। आपको इक्विटी पोर्शन भी मिल जाएगा, आपको रियलिटी पोर्शन भी मिल जाएगा, आपको कमोडिटी पोर्शन भी मिल जाएगा, मतलब आप जो गोल्ड एंड सिल्वर अदर बात कर रहे हैं, आपको उसमें कुछ डेट का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप कॉम्बो में जा सकते हैं, इक्विटी डेट मैंने पहले ही बोला, बैलेंस फंड में जा सकते हैं, इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सब अवेलेबल। तो सर म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड आपसे बस ये कहता है कि वो पैसा जो आप मार्केट में किसी भी एसेट क्लास में लगाने से डरते हैं और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, और या फिर आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर एसेट क्लास को में इन्वेस्ट कर पाए, तो आप पैसा हमें दीजिए, हम आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा लेंगे, वो एक बड़ा पैसा होगा, उस बड़े पैसे से फिर मैं बहुत सारी चीजें कर पाऊंगा, तो आपका भी एक शेयर उस इन्वेस्टमेंट में रहता है। तो दिस इज म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो मतलब मेरे को ये भी क्लियर हो गया। अब मैं जैसे ठीक है, हमारी जितनी भी ऑडियंस है मैं सबको ये बोलूँगा कि बहुत अच्छे से मेरे को तो समझ में आया है। एंड सेकेंडली सर मुझे एक चीज़ ये बताइए कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसी है? मतलब अगर ठीक है मैं लंबे समय के लिए जा रहा हूँ, जैसे आज मेरी एज 35 साल है और मेरा एक फाइनेंशियल गोल मुझे पता है कि वो तो मेरा फिक्स है कि एक रिटायरमेंट का गोल मेरा फिक्स है। सेकेंडली फिर चाइल्ड एजुकेशन। तो अगर मैं 20-22 साल के अपने रिटायरमेंट की भी बात करता हूँ, तो हम इंडिया में कितनी ग्रोथ स्टोरी समझते हैं कि इंडिया किस तरीके की कंट्री है, उसमें किस तरीके की ग्रोथ होगी? क्योंकि मुझे तो पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे ये एक्सप्लेन करना अपनी ऑडियंस को तो नहीं आएगा, तो मुझे ये अपनी ऑडियंस तक ये बात पहुंचानी है कि हमारे इंडिया में चाहे आप भले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर कितना कॉन्फिडेंस आपको एज ए इंडियन रखना चाहिए कि इंडियन मार्केट में भी बिलीव करना है? तो सर इंडियन मार्केट में भी बिलीव क्या करना है, आप देख रहे होंगे इंडियन मार्केट में ही बिलीव हो रहा है। आज की डेट में जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है? इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहा है, और एशिया से बड़ा इमर्जिंग मार्केट कहीं नहीं है। करेक्ट। बाकी सारे मार्केट वैसे भी डेवलप्ड है। तो सर यहाँ की तो ग्रोथ स्टोरी की कुछ बात ही नहीं है। अब आप देखिए ना, हमारा जो ग्रोथ प्रोजेक्शन रहा है पीछे, ठीक है, वो हर बार आपके सामने आता है। ठीक है, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट GDP नंबर आए हैं वो GDP नंबर थोड़े कमजोर आए हैं, उसके पीछे कुछ सर्टेन रीजंस है। बट फिर भी अभी भी जो RBI गवर्नर जो हैं उन्होंने, शक्तिकांत दास जी, उन्होंने फिर भी वो लास्ट में भी बोल के गए जब RBI पॉलिसी आई कि हम जो है अभी करंट के लिए जो अनुमान है वो इतना रख रहे हैं। प्लस सर आप ग्रोथ स्टोरी को देखिए कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार आप देखिए आके बोल चुके हैं कि 2047 में वी आर सीइंग कि हम एज इंडियन सिटीजन में देख रहा हूँ कि हमारा जो देश है वो डेवलप्ड नेशन हो सकता है। ठीक है, जो हमारा एक सपना है, हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, तो सर ये ग्रोथ स्टोरी तो अभी चालू हुई है। अच्छा, इससे पहले आप क्या बनाते थे? पहली बार आया है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ बनाएंगे। पहली बार है कि बाहर की कंपनी कह रही है कि नहीं, हम इंडिया आएंगे, हम यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे किसी दूसरी कंट्री से, जो और एक एशियन कंट्री पड़ी, जहाँ पे सब कुछ पहले आपने देखा कि भाई वहीं पर पहले पार्ट्स आते थे, वहाँ से असेंबल होके सब जगह मार्केट होता था। आज इंडिया जो है वो ओपन मार्केट है, लोग यहाँ आ रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो सर अभी यहाँ से चालू हुई है। अभी तक तो हम लोग इस बारे में शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हम उस बारे में शायद सोच नहीं रहे थे। हाँ, करेक्ट।
पर अब सोचना चालू किया है। आज आप देखिए ना, इतने ज्यादा एक स्टार्टअप्स की भरमार है, करेक्ट। और कहाँ से कहाँ पहुंच गए सारे स्टार्टअप्स। रोज अभी हम लोग क्या है, चाहे आप नाम ले लीजिए, ये अपना जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जिनसे अभी हम, आज आप फूड डिलीवर कराते हो, आप इमीडिएटली घर में कोई सामान 5 मिनट में पहुंच जाता है। ये सब क्या है, स्टार्टअप ही तो थे। आज कितने बड़े बिजनेस बन गए। बिल्कुल। तो सर आइडिया ऐसे तो एक कंपनी है जो पिज़्ज़ा डिलीवर करती है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, ठीक है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ठीक है भाई, हम इतने मिनट में आपको डिलीवर करेंगे, नहीं तो फ्री। अब आप देखिए कि वो उस कंपनी को आए हुए लगभग 15 साल तो हो चुके होंगे, ठीक है, और ज़्यादा ही हो चुके होंगे। इतने टाइम में भी अब उसके बाद देखो आप कि चेंज कहाँ आया है। अगर पहले चेंज आना होता या आता तो कि 5 मिनट में हम सामान भी पहुंचा सकते हैं। चीज़ें अब चालू हुई हैं। ओके। सबको सर बदलने में, जनरेशन बदलने में, सोच बदलने में, डेवलप करने में टाइम लगता है। और जब एक बार वो शुरुआत हो जाती है ना, फिर लाइन लग जाती है। आज आप देखिए ना, एक किसी ने चालू किया कि आप ऑर्डर करो ग्रोसरी आपके घर पे। करेक्ट। हो सकता किसी परचून वाले ने नॉर्मली चालू किया हो कि अरे आप यहाँ तक मत आओ, मैं आपके घर पहुंचा दूंगा, बस आप एक काम करना, 500 रुपए से ज्यादा का सामान होना चाहिए, 1000 से ज्यादा, जो भी उसने अपना रखा हो। वो कॉन्सेप्ट था ना कोई। वो कॉन्सेप्ट आज इस कदर घुस चुका है हमारे अंदर कि हम बस घर में बस मोबाइल उठाया और ऑर्डर कर दिया घर पे 5 मिनट में ग्रोसरी आ जाती है। कुछ भी जो मंगाओ, सब्जी आपको फ्रेश, कितने मतलब ऐड है कि भाई फ्रेश वेजिटेबल सुबह सुबह मिल जाएगा, बिल्कुल। दूध घर पे आ जाएगा, वो दही घर चैलेंज पे करते हैं कि हमसे फ्रेश चावल देके दिखाओ। चले। तो ये मार्केट एक्चुअली में देखो सर कहीं और जा रहा है, और ये शुरुआत है। हमने क्या सोचा था कि 5 मिनट में घर पे सामान आएगा, नहीं सोचा था बिल्कुल। अब आप ये सोच सकते हैं कि आगे और नया रेवोल्यूशन क्या आने वाला है। आई डोंट नो। तो सर ग्रोथ स्टोरी को अगर मैं उन नंबर्स में बात करूं, जिन नंबर्स में कोई मतलब जो इकोनॉमिस्ट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट करती है, वो तो सब नंबर सारे लिखे हुए हैं। आप एक बार गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, मिल जाएगा। उससे बात है कि हम कैसे सोचते हैं, बिलीव हमारा बिलीव कैसे बैठेगा। एक एज एन लेमैन पर्सन मैं आपके सामने नंबर्स रख दूंगा, आपको अगर यार छोड़ो 10,000 टन का प्रोडक्शन होगा फलानी कंपनी से तो इतना होगा, उसको नहीं आएगा वो चीज़ समझ में। हमें ये समझना है कि नहीं, हमारा बिलीव कैसे आएगा, इंडिया एज अ कंट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो आज आप देखिए ना सर, किस तरीके से लोगों में बदलाव आया है। करेक्ट। आज लोग नए इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, इतने स्टार्टअप चालू हो रहे हैं। वो एक शो आता था जिसमें लोग पैसे ले रहे हैं, ठीक है भाई आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, हमें पैसे क्यों हो रहा है, ये सब क्या है, सब बढ़ावा है, दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज आ सके। उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट होगा। मतलब जितने लोग अपना काम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उतने लोगों को काम मिलेगा, उतने लोग कमाएंगे, उतना लोग स्पेंडिंग करेंगे। सर एक छोटा सा रेड़ी वाला भी 2 लोगों को जॉब देता है। अगर उसने चाय और पकौड़े का ही रेड़ी लगा रखी, जो बड़ा फेमस हुआ था ना, लोगों ने उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बहुत करी, बट कोई अगर उस बात को समझे तो उसकी गहराई कुछ और है। He doesn't said कि आप CEO हो किसी कंपनी में जाके चाय पकौड़ी बेचो। What he said कि आप जो है वो आपको मतलब एक तरीके से प्रेरित कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये क्यों सोच रहे हो कि नहीं मुझे नौकरी ही मिलेगी, या मुझे, अरे काम होता है, कुछ भी चीज। और अगर आप एक इस तरीके से रेडी ठेला जो आप कह रहे हो, या मतलब मैं कह रहा हूँ सर, उसमें भी क्या है, अब आप वो व्यक्ति चाय बना रहा है, पकौड़ी तल रहा है, ग्राहक खड़े हैं, तो गिलास धोने वाला भी तो चाहिए कोई, उनको सर्व कर, तो उसने 2 लोगों को तो नौकरी दे दी। सही बात है। तो आइडिया समझो वो कुछ और है, और बुराई करने में कहते हो सर कुछ नहीं रखा है, वो तो ठीक है आप कर सकते हो। तो जो आप कह रहे हैं ग्रोथ स्टोरी, मैं कहीं और देख रहा हूँ। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि अभी तो EV व्हीकल आने चालू हुए हैं, अभी तो, हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी तो दिखने ही चालू हुए हैं। और
हम ग्रीन एनर्जी की बात कर ही रहे, तो सर बहुत 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 कुछ बाकी है। ठीक है निखिल जी, क्वेश्चंस तो मेरे बहुत निकलते जा रहे हैं नहीं, बार-बार। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं जैसे एक नॉर्मल जिसकी भी, जैसे मैं अपनी ही बात कर रहा था, तो मैं फिर से अपनी ही बात पे कंटिन्यू करता हूँ कि एक सैलरी पे कितना परसेंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब एक, चाहे भले ही वो सैलरी कम है या ज़्यादा है, मैं नंबर्स नहीं बोलूँगा, बट क्या परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी सैलरी के हिस्से से हमें करना चाहिए, जिससे मैं ये नहीं कहता कि हमारे सारे सपने पूरे हों, कि भाई मैं चाहूँ कि ये हर चीज़ मिले, नहीं है, ये तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन एक जो किसी की, एक फैमिली मैन के लिए, जो इस फैमिली के सपने पूरे करने के लिए जो ज़रूरती चीज़ें हैं, वो तो एटलीस्ट होनी चाहिए। आपके चाइल्ड की एजुकेशन हो गई, आपके रिटायरमेंट हो गई, आपके घर में बेटी है तो उसकी शादी हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी सैलरी का या किसी भी इंसान की सैलरी का होना चाहिए? तो सर एज पर द फाइनेंशियल मार्केट, हाँ बिल्कुल, मैं वही तो जो एक्चुअल में होना ही चाहिए, चाहे भले ही लोग ज्यादा कम करें। एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम। ओके, तो लेट्स से सपोज कोई बंदा 1 लाख रुपीस कमाता है, तो एटलीस्ट कहना चाहिए कि 20-1,000 रुपए तो उसको सेव करने हैं। अब वो सेव करने हैं और सेव करके इन्वेस्ट करने हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैंने पीछे भी अपने एक वीडियो में कहा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, कैसे? मतलब मैं 2-3 लाइनों में सेविंग मतलब आपने बस बचा लिया, अभी आपके बैंक अकाउंट में ही पड़ा है ना। अच्छा, वो तो अरे तो उसको काम पे तो लगाइए, इन्वेस्ट तो करिए। भाई आपका पैसा मार्केट में जाए, कुछ कमा के लाए, वो होता है इन्वेस्टमेंट। सेविंग तो ये है कि भाई मेरे पास इतने पैसे थे, मैं मान लो जैसे मैं 1 किलो आलू लेने गया 10 रुपए लेके, और मैं 9 रुपए में ले आया, तो मैंने वहां से 1 रुपए बचा लिया, ये हो गई सेविंग। ये कुछ, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। करेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट वो है, अब उस 1 रुपए से आपने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट है। अब आ जाते हैं आपकी बात पे कि ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग 20% हमें सेव करना चाहिए। ठीक है, वो भी देखो सर, कहना बहुत इजी है, और लोगों की सैलरी कितनी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। बट हाँ, एज मैक्सिमम एज यू कैन प्लीज सेव एंड इन्वेस्ट। रही बात गोल, सर शादी या इन सबको मैं, मतलब ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैं उनको थोड़ा सा ये नहीं मानता हूँ कि मेरे गोल है। ओके। क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, जो जनरेशन है, या जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं आगे किस तरीके की मोड़ लेंगी, पर 2 चीज़ें रहेंगी। क्योंकि एज एन इंडियन पेरेंट सर, पेरेंटिंग जो है वो तो रहनी है। ठीक है, हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी ही देनी है। करेक्ट। उनके बाद हमें कुछ आए, ठीक है, या उनसे मिले या ना मिले, वो एक्सपेक्टेशंस रखना। हाँ, लेकिन हमारा कर्तव्य है वो हम करेंगे। तो पहला तो वो हो गया। उसके लिए आ जाती है एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो आपको एक गोल ये है, जिस हायर एजुकेशन, जिसके लिए पैसा सेव, बच्चे को काबिल बना दो, चाहे पैरी पैना खुद ही करा दे। अब वो बात की बात है सर कि वो काबिल बन के क्या करता है, वो काबिलियत क्या दिखाता है, डिपेंड करता है, भविष्य पे है। सेकंड इज कि आपका रिटायरमेंट आएगा ही आएगा, बुढ़ापा आएगा ही आएगा। इन 2 चीजों के लिए हमें इन्वेस्टमेंट सही समय पे और सही गोल बनाकर मेजर करना पड़ेगा कि हमें उस समय पे, क्योंकि अब तो सबकी एज अलग होगी, सबकी इनकम अलग होगी। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, मान लो आपको 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े रिटायरमेंट में, हो सकता मुझे 2 ही की हो। सही बात है, तो वो तो अलग बात है। तो आपको कितने की है वो आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए, वो आपको ये बेटर बता पाएंगे कि आपकी एज पे, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए, किस स्कीम में, जहां से आप वो गोल अचीव कर सकें। मैं ये कह सकता हूं कि ये होगा, अचीव होगा, हो जाए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ गया तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने ना काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूँ, इवेंट में जाता हूँ, तो मुझे कुछ लोगों ने कभी ना म्यूचुअल फंड के बारे में जैसे बात चलती है, तो उनका ना कॉन्सेप्ट ना SIP और लमसम को लेके अलग अलग होता है। जैसे कि मतलब उनको ये लगता है, जैसे हम बात करते हैं कि सर आपने म्यूचुअल फंड नहीं किया, तो कहते हैं नहीं यार मैंने म्यूचुअल फंड नहीं किया, बट हाँ मैंने SIP की हुई है। अरे ये तो कल हुआ मेरे साथ। ये मतलब मैं काफ़ी जगह देखता हूँ, तो और जबकि वो पार्ट तो उसी का ही है भाई, SIP इज द वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो अब ये कैसे लोगों तक पहुँचे कि भैया आपके लिए वो एक्चुअली में वो म्यूचुअल फंड ही है,
तो या तो ऐसे भी नाम ज्यादा प्रमोट हो गया है। सर देखो वही वाली बात है ना, अभी आपने कहा जो चीज प्रमोट हो गई, वायरल हो गई, लोगों को एसआईपी, देखो सर जो व्यक्ति जो कर सकता है उसके लिए तो उसने बाकी समझा। या मान लो भाई एक एडवाइजर है, वो आपने कहा मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे मिले, मैं एडवाइजर हूँ, मैंने कहा हाँ सर क्या करते हो आप, आपने कहा सर मैं ये भी करता हूँ, ये है, और मेरी 25,000 रुपये की सैलरी है, मैं क्या कहूँ सर, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको ये थोड़ी बोलूँगा कि सर म्यूचुअल फंड में लमसम भी कर सकते, मैं शुभ कहूँ सर एक एसआईपी नाम का एक प्रोडक्ट, एक तरीका होता है, एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट करिए और ऐसे ऐसे करके ये तरीका है, ऐसे ऐसे पैसा बनता है, फलाना है ढिमका, बता दिया। अब मैंने आपसे डिस्कस किया ही नहीं ना कभी कि लमसम नाम की एक चीज़ है, म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। अच्छा, लमसम और एसआईपी। लमसम का मतलब जहां पे आप एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि आपने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई ये ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए कि मेरे अगले महीने भी मुझे पैसा देना पड़े। मेरे को जब, या तो मेरे पास जब पैसा होगा मैं तब डालूंगा, या मैं मार्केट को समझता हूँ और आई विल वेट कि मार्केट किसी एक ऐसे लेवल पे आ जाए जहां पे आपको आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। वो डाउन साइड का भी हो सकता है, अप साइड का भी हो सकता है, जहां पे आपको लगता है कि अब ब्रेकआउट है, अब यहाँ से बहुत तेज चलेगा। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर। ठीक है, तो मतलब जैसे मैं सपोज के एग्जांपल के लिए तौर पे बताता हूँ आपको कि मैं हर महीने मान लीजिए 10,000 रुपये एक एसआईपी में डालता हूँ, बट मुझे अगले महीने बोनस मिलता है। एक एसआईपी में नहीं सर, एसआईपी के थ्रू डालते हैं, एसआईपी के थ्रू डालते हैं। ठीक है, मैं एसआईपी के थ्रू एक 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ और सपोज कि नेक्स्ट मंथ मुझे दिवाली बोनस मिल रहा है या मुझे ईयरली बोनस मिल रहा है, तो मैं उसी पैसे को उसी फंड में अलग से और मतलब एडिशनल डालता हूँ, उसको लमसम बोलते हैं। हाँ, जहां पे आपने कोई, आपको एक निश्चित रकम नहीं है, कोई निश्चित डेट नहीं है, जब आपके पास पैसा है या जब आपका मन है। ओके, मन मतलब जब आपका दिमाग कह रहा है कि मार्केट इस समय सही कंडीशन पे है, यहाँ पे मैं और पैसा डाल सकता हूँ, तो आपने एक बार में पैसा डाला, या ऐसा कई बार भी करें, लेकिन आप हर बार नहीं कर रहे, जब जब हुआ तब। एसआईपी से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि मैंने, जैसे हम ईएमआई पे करते हैं, ऐसे ही हमने अपने बैंक में एक ईसीएस मैंडेट दे रखा है कि इस पर्टिकुलर डेट पे इतना सर्टेन अमाउंट मेरा यहाँ से निकल के उस सर्टेन म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट हो जाए। वो ऑटोमेटिक होता रहता है, दैट इज कॉल्ड एसआईपी। तो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, एसआईपी द बेस्ट कॉन्सेप्ट टू इन्वेस्ट। तो इसलिए अब आप समझो ना, रिटेलर्स बहुत ज्यादा है, तो वो चीज ज्यादा प्रचलित है। मैं आज ही पढ़ रहा था 25,300 करोड़ रुपए का एसआईपी फ्लो इंडिया में आने लगा है, आज ही मैंने सुबह की न्यूज़ पढ़ी। बताइए, अभी अब कुछ टाइम पहले अभी मैं और आप ही डिस्कस कर रहे थे जब ये 22 से 21.5 या 22,000 करोड़ का था, और कब ये 25,000 करोड़ पे पहुंच गया, बताइए। ठीक है, तो सर लास्ट, अभी फिर से एक लास्ट आ गया कि देयर इज एनी लॉक इन पीरियड इन म्यूचुअल फंड, लाइक जैसे सपोज करिए कि मैं एक पैसा है, जैसे मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल गोल बताता हूँ, मुझे 5 साल बाद एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और वो गाड़ी शायद में भी आएगी 1 करोड़ में, तो वो पैसा, अब ऐसा तो नहीं कि मैंने डालना तो शुरू किया बट वो मैं निकाल ही नहीं पा रहा, मतलब कितना लॉक इन होता है और क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कोई देयर इज नहीं सर, लॉक इन पीरियड और नॉट? लॉक इन ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है। अच्छा, जो जिसको हम ELSS कहते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ओके, ठीक है, वो स्पेशल एक स्कीम है जिसमें कि आप जो भी पैसा जिस भी दिन इन्वेस्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर अमाउंट उस पर्टिकुलर डेट से अगले 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। अच्छा, जो आप विड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। 3 साल का लॉक इन पीरियड? 3 साल का, ठीक है, बट वो स्पेसिफिक स्कीम है जस्ट टू सेव टैक्स इन सेक्शन 80C। अच्छा, जिसमें 1.5 लाख रुपए बचाने के लिए तो अगर आप 80C के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको स्कीम चुननी है ELSS। ठीक है, अदरवाइज सारे फंड नॉर्मली सब नॉर्मल फंड्स हैं, ठीक है, कुछ एक क्लोज एंडेड स्कीम्स अलग होती हैं, ठीक है, नॉर्मली आज की डेट में वो इतना वो प्रचलित है नहीं, अब है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम, मेरे साथ अभी मेरी जानकारी में अगर आप सोचो, मेरे याद भी नहीं आ रही, तो वो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं बस, जिनमें लॉक इन होता है, तो उसमें स्पेसिफिक होता है। पहले तो सर जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे आपको पहले ही पता होगा
स्कीम आपको सामने सब कुछ बताती है। ठीक है। बाकी सारी स्कीम जो ओपन एंडेड फंड्स है उसमें आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, उसका जो भी रिडम्पशन का टाइम है कि इतने दिन में आपको बस पैसा मिल जाएगा, इस समय तक आपको रिडीम करना है, तो आपको जो है NAV जिस दिन की मिलनी है वो मिलेगी और आपको ऐसा कभी भी निकालो। आप 5 साल बाद का जो गोल है उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, तो मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। एंड मैं ना अभी एक पीछे एक एडवाइज़र से ही मिला था, जैसे आप हैं, एक हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने ना मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था। वो मुझे आपसे ये जानना है कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वर्क करता नहीं करता। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि रोहित जी आपके पास अच्छी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसमें भी कैटेगरीज होती होंगी, तो जो अच्छी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, भले आपने SIP के थ्रू किया था या आपने लमसम किया था, तो आप उस पैसे पे उसको प्लेज करके उस पर लोन ले सकते हैं बैंक से, कर सकते हैं, OD अकाउंट बनवा सकते हैं। OD कर सकते तो हैं। ये सर, कितना है? ठीक देता है। ठीक है, तो मतलब ये तो फिर तो बहुत बेनिफिशियल हो गया मेरे लिए। सर क्यों नहीं है सर, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, ट्रेडिंग में भी यूज़ होता है, स्टॉक मार्केट ट्रेड में भी लोग उसको प्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैंक मतलब में भी। मेरा म्यूचुअल फंड के उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? समझे नहीं सर, देखो बैंक कोलेटरल क्या चीज़ होती है, जिसको तो कि सामने वाला ने आपसे कोई चीज़ अपने पास गिरवी रखा है एक तरीके से। हाँ, ठीक है, जैसे गोल्ड के अगेंस्ट पे हम लोन ले लेते हैं, वो गिरवी हो गया ना, प्लेज करा आपने, गिरवी हो गया। प्लेज वर्ड अच्छा लगने लगा तो मतलब म्यूचुअल तो फंड को भी हम प्लेज करके आप प्लेज करिए, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड एसेट है। अगर नहीं मिलेगा, NPO रहा होगा तो बेच देगा और तुरंत बिकेगा। मतलब सबसे हाईली लिक्विड अगर कोई एसेट है तो एसेट क्लास है तो वो इक्विटी है। तो वहाँ पे हमें ये वाले बेनिफिट भी मिल जाएगा कि हम अपने बैंक में हाँ। क्योंकि मेरे को हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाता है कि मुझे इमरजेंसी में कुछ पैसे की जरूरत है, बट करते हैं सर लोग, करते हैं लोग, बहुत करते हैं। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लिया, दे हैव नो वेरी ह्यूज पोर्टफोलियो एंड वो उन्होंने रख रखा है उस, जैसे भी आपने एक वर्ड बोला वही, उन्हें OD मिल जाती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये एडवाइजर आपको बता सकता है अच्छे से। एडवाइजर तो क्यों नहीं, जो फीचर है वो है, बाकी आप अपना अगर कोई किसी को इस तरीके का चाहिए तो वो अपने बैंकर से बात करें। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत क्लैरिफिकेशन आज मिल गई अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, और मैं फिर से कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे एक अपॉइंटमेंट लेने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कुछ टॉपिक्स मैंने और बनाए हुए हैं, तो मैं आपसे ज़रूर फिर से मुलाकात करना चाहूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू। मेरा जो कॉन्सेप्ट था इस वीडियो को बनाने का, वो मेन ये था कि मैं अपनी ऑडियंस को मैक्सिमम ये गाइड कर सकूँ या बता सकूँ, या किसी एडवाइज़र या किसी सलाहकार के थ्रू ये बात आप तक पहुँचे कि आप अपने पैसे के साथ जो भी करते हैं वो इस तरीके से करिए कि आप उसे ख़राब ना करिए और उस पर और वेल्थ बनाने के बारे में सोचिए। इन टर्म्स ऑफ वो कुछ भी हो सकता है। और सेकेंडली NSE भी बोलता है कि इन्वेस्ट करो, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो ये टैगलाइन हमेशा अपने दिमाग में रखें और किसी ना किसी सलाहकार से सलाह लेकर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू, जय हिंद।